दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको अनुच्छेद सीरीज के अंतर्गत यह तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि आपको 20 जो इम्पोर्टेंट आपका जो अनुच्छेद से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपका छूट जाए, जिससे बोर्ड में आने की ज़्यादा संभावनाएँ हो। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले क्या है कि इसका 2 लेक्चर जो है पहले भी हो चुका है, यानी कि जिसमें 20 क्वेश्चन का क्या हो रहा है कि एनालिसिस हो रहा है। तो 1 से लेकर 40 तक यानी कि 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन को क्या किए हैं कि डिस्कस किए हैं। आज हम 40 से लेकर 60 तक का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और आप लोग इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो वह आपको अनुच्छेद 248 के तहत है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर अवशिष्ट शक्तियाँ कहने का मतलब क्या हुआ। तो जैसे देखिए कि हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है और उसे विभिन्न अलग अलग बिंदुओं पर कानून बनाने का भी अलग से क्या होता है, अधिकार होता है। तो इसके लिए 3 प्रकार की सूची जो है हमारे संविधान में व्यवस्थित की गई है। एक जो है सबसे पहले आपको संघ सूची, जिस पर आपको केंद्र सरकार कानून बनाती है यानी कि संसद कानून बनाती है। एक जो है राज्य सूची, जिस पर आपको राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में उस पर क्या होता है कि संसद भी कानून बना सकते हैं। एक होते हैं समवर्ती सूची, जिस पर आपको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन इसके अलावे यानी कि इन विषयों के अलावे, जैसे कुछ विषय संघ सूची में है, कुछ विषय राज्य सूची में है, कुछ विषय समवर्ती सूची में है, लेकिन जो विषय शेष है उस विषय को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट सूची के विषय। ठीक है ना। तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होते हैं वो आपको केंद्र सरकार को होते हैं। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार जो है वो आपको अवशिष्ट सूची के विषयों पर जो कानून बनाते हैं अनुच्छेद 248 के तहत। तो वहीं आपका 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो वह आपको अनुच्छेद 248 के तहत है। तो 41 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 42 में, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर, देखिए क्या कर रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो यह आपको अनुच्छेद 252 के तहत, यानी कि कोई राज्य केंद्र से गुजारिश करता है कि आप मेरे लिए कानून बनाएं, तो वहाँ संसद क्या कर सकता है कि राज्यों के लिए कानून बना सकता है। इस बात की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 252 में की गई है। तो 42 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको बी हो जाएगा। चलिए 43 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह आपको अनुच्छेद 249। अब हम यहाँ से समझते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या हो सकता है कि संसद भी कानून बना सकती है। ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यह पारित कर दे कि यह विषय जो है जिस पर कानून बनाने योग्य जो है संसद है, तब संसद उस पर क्या कर सकती है कि कानून बना सकती है। तो इस बात की जो चर्चा की गई है वो आपको अनुच्छेद 249 में। ठीक है ना। तो 43 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 44 में, देखिए क्या करा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह है आपको अनुच्छेद 253। ठीक है ना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए जैसे कि भारत अमेरिका के जो संबंध है उस बीच में जो समझौता हुआ, भारत कनाडा के बीच में जो समझौते हुए, ठीक है ना, तो ऐसे समझौते को लागू करने या उस पर कानून बनाने की जो शक्तियाँ है वह आपको संसद के पास है। ठीक है ना। और इसकी चर्चा जो है संविधान के जो अनुच्छेद है 253 में है। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 45, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। यानी कहने का मतलब हुआ केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है ना, उस संबंध में भारतीय संविधान जो है, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत मतलब कि एक कानून बना सकती है। ठीक है ना। इस बारे में चर्चा जो है अनुच्छेद 256 से 63 के बीच में। तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 46 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार को क्या कर सकती है, किसी प्रकार का कोई निर्देश जो है वह आपको दे सकती है। ठीक है ना। तो 46 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। 47,
अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसको आप वीवीआई करके नोट कर लेंगे। देखिए, तो इसका वर्णन जो है यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसके गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 263 में है, ठीक है ना। तो 47 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 48 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो किया गया है वह आपको अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वह आपको कब हुआ था? तो वह आपको 1951 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आपको केसी नियोगी थे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अभी हाल में कौन से वित्त आयोग का गठन हुआ है, ठीक है ना। तो आपको 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष जो है एनकेसी है। कौन है? एनकेसी है। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या उसके जो सदस्य होते हैं उसकी जो नियुक्ति करते हैं वह आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या होती है वह आपको 5 होती है। और इन 5 की नियुक्ति जो करते हैं, ठीक है ना, वो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, यानी कि वित्त आयोग के गठन के संबंध में जो चर्चा की गई अनुच्छेद 280 में। यह भी आपके लिए वीवीआई है, इसको भी आप वीवीआई करके नोट करते चलेंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो अनुच्छेद 300 के क में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 300 के क में। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास क्या था कि 7 मौलिक अधिकार था, ठीक है ना। यानी कि संविधान में क्या था कि जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें भारतीय नागरिकों के लिए क्या था कि आपको 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे उसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के तहत 300 के क में डाल दिया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह आपको 1978 में हुआ था, ठीक है ना। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार है उसको क्या कर दिया गया कि मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। तो अभी भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो आपको 6 है। इन 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वह है आपको समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। फिर है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद आपको 23 से 24 में है। फिर है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। फिर है आपको शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकों को अभी 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। और ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या है कि आपको लिया गया है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है तो अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है ना। और यह आपको काफ़ी वीवीआई है, इसको आप वीवीआई करके नोट कर लेंगे। चलिए 50 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो यह आपको अनुच्छेद 311 में है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आप किसी प्रकार की जो बातें हैं, ठीक है ना, वह अगर आप न्यायालय में दायर करते हैं तो न्यायालय जो है वह हर हाल में इस पर क्या करेगी कि आपको सुनवाई करेगी। क्या होगी? सुनवाई करेगी। अगर वह आपके द्वारा जो शिकायत की गई अगर जो बातें हैं अगर वह क्या हो तर्क संगत हो तब, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 311 में। तो देखिए प्रश्न आपका 50 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार का समावेश है? तो अनुच्छेद 311। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं सुनवाई के अधिकार का जो समावेश किया गया अनुच्छेद 311 में। चलिए 51 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह आपको अनुच्छेद 312। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि नई अखिल भारतीय सेवा जो है इसको कौन अनुमोदित कर सकता है? तो इसे राज्यसभा जो है वो आपको अनुमोदित कर सकता है, ठीक है ना। तो 51 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा जो होंगे अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा को क्या कर सकता है? शुरू कर सकता है। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गौर से सुनेंगे।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह आपको अनुच्छेद 311 के तहत जो भी लोक सेवाएं हैं, जैसे कि आपको यानी कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है ना, तो इनको जो संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। चलिए 53 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है ना। जैसे देखिए कि संघ स्तर के जो है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप लोग बोलते हैं यूपीएससी, ठीक है ना, उसी प्रकार से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपको बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग है, ठीक है ना। तो देखिए वहीं कह रहा है आपका प्रश्न 53 में कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315 के तहत। चलिए 54 नंबर प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो देखिए 54 नंबर प्रश्न को समझिए कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो यह आपको अखिल भारतीय सेवा से क्या है कि संबंधित है। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 55 में, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके कार्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आपको अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि यूपीएससी में जो सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है ना, अध्यक्ष सहित 11 होती है। और यह आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि संघ लोक सेवा आयोग में, ठीक है ना, अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा 10 होते हैं और अध्यक्ष को लेकर 11 सदस्य होते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या उसके जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो होती है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 55 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 320। चलिए 56 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बहुत VVI है, आपके 12th के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 324। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। और ये जो निर्वाचन आयोग है हमारा, यह आपको त्रिस्तरीय है यानी कि इसमें 3 सदस्य जो है वह होते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी 2 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। तो 56 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 57, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है ना, यानी कि अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है ना, कि अगर कोई एंग्लो इंडियन है, अगर उसको उसका प्रतिनिधित्व अगर आपको लोकसभा में नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति उसे अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? तो देखिए कि ऐसे लोग जिनके माता पिता में से एक भारत का हो और एक इंग्लैंड का हो। अगर माता इंग्लैंड की तो भारत कहाँ का मतलब पिता कहाँ का होना चाहिए? भारत का। अगर पिता इंग्लैंड का है तो माता भारत का होना चाहिए, अन्य देश का नहीं। तो एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से एक इंग्लैंड का हो और एक जो हो कहाँ का हो? भारत का हो, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं गोरे होते हैं और हम लोग जो होते हैं काले होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट से जो उत्पन्न संतान होंगे वह आपको एंग्लो इंडियन कहे जाएंगे। तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 331 में है, ठीक है ना। यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। तो 57 का सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 58, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह आपको अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 के एक के तहत, यानी कि जो अनुसूचित जाति का आयोग है, अनुसूचित जनजाति का आयोग है, ठीक है ना, इसका गठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, ठीक है ना। इस बात की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 के ए में किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 59 में, ठीक है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए 343 के ए के तहत, ठीक है ना, हिंदी जो है वह भारत की क्या है कि आपको राजभाषा है, ठीक है ना। तो 59 के एक होगा आपका सही आंसर, यानी कि 343 के एक अनुच्छेद में के तहत हिंदी जो है भारत की क्या होगी कि राजभाषा होगी, ठीक है। चलिए 60 में, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी की होगी? तो यह आपको अनुच्छेद 343 में, ठीक है ना। तो कभी कभी ये प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी 60 नंबर प्रश्न भी आपके लिए VVI है। तो आप इसको VVI करके नोट करेंगे कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है ना। अगर आपको इसमें
टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो आपका वीडियो था, ठीक है ना, आज का ये जो वीडियो है वो आपको अनुच्छेद सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो आप लोग पहले जो 2 वीडियो है जिसमें आपको 1 से लेकर 40 तक के जो मतलब क्वेश्चन है उसका एनालिसिस किया गया था, उसको भी आप लोग देख लेंगे ताकि अनुच्छेद से एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो वो नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।